Hi everyone, CS ताने भंडारी this side. I hope you guys are doing really well. तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 ऑफ FM, दैट इज कैपिटल बजटिंग. अब कैपिटल बजटिंग नाम क्या बोल रहा है? कैपिटल एक हमें कोई एक परचेज करना है असेट, ठीक है. वो परचेज करने के लिए ऑब्वियसली मैं बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करूँगी कि मेरा मैं सबसे पहले एक बजट बनाऊँगी. करेक्ट है कि मेरे पास इतना पैसा आज की डेट में है, ठीक. उसमें से मेरे फिक्स एक्सपेंसेस जो है मैं उसको माइनस कर दूंगी. कुछ कोई थोड़ा बहुत मैं अपना सरप्लस में भी रखूंगी. उसके बाद मैं देखती हूँ कि अच्छा इतने कुछ अमाउंट जो बच रहा है, क्या मैं उससे कोई मशीनरी परचेज कर सकती हूँ. प्लस पैसा तो मैं देखूंगी उसके बाद मैं हो सकता है दो ऑप्शंस को इवेलुएट करूं. और क्या मैं कर सकती हूँ कि मैं ये देखूंगी कि वो मशीन लेने से क्या मेरे आउटपुट पे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा. और एक हो सकता है कि मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक एडवांस वर्जन ऑफ मशीनरी पे जाना चाहती हूँ. एक हो सकता है कि मेरी मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया, तो बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, मुझे अपग्रेड करना ही करना है, ठीक है. अपग्रेड नहीं, मुझे इसको रिप्लेस करना ही करना है. अपग्रेड में मैं शायद थोड़ा रुक सकती हूँ कि ठीक है, अगर मुझे बेटर ऑप्शन थोड़ा महंगा लग रहा है, पर मैं बोलूँगी ठीक है मैं 2-4 महीने बाद कर लूँगी, लेकिन मैं लूँगी वही. लेकिन अगर मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया तो मेरे को अर्जेंसी है, तो मुझे वो परचेज करना ही करना है आज की डेट में. लेकिन ये सबको करने से पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अपना बजट बनाऊँगी. और यही चीज़ हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं कि मुझे फ़ोन लेना है, मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, वट जो थोड़े बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं उनको करने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, तब जाके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. मान लो हमने बोला कि दिवाली आ रही है, मुझे मेरे घर को पेंट कराना है. अब एक मन है, सबका मन करता है कि आपका घर अच्छा लगना चाहिए, इट शुड बी गिविंग अ गुड वाइब होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए. लेकिन अब मुझे पेंट कराना है, मैं पेंटर को बुला के पूछूंगी कि भैया क्या टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कितने का पेंट आएगा. पेंट में भी कैटेगरीज है, तो मैं पहले पेंट सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं पेंटर को हायर करूंगी कि उनके चार्जेस क्या हैं, फिर मैं ये भी देखूंगी कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा. अब वो बोलता है से सपोज कि आपके घर का पेंट जो है ना वो 20,000 में हो जाएगा, जस्ट इन केस, ठीक है. अब ऑब्वियसली 20 में तो नहीं होगा, चलो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वो बोलता है कि आपके जो पेंट का खर्चा है वो 70,000 है, ठीक. अब ये तो नहीं है ना कि जो उसने 70 बोल दिया, ठीक है, तो मैंने अपने बजट में देखा कि क्या मैं 70 इस महीने स्पेंड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. मैं देखूंगी कि मेरे फिक्स एक्सपेंसेस क्या क्या हैं. से सपोज अगर मैं रेंट पे रह रही हूँ तो मुझे रेंट पे करना है, ठीक है. मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है. और क्या हो सकता है कि भाई मेरी ग्रॉसरी आनी ही आनी है, तो ग्रॉसरी के हो गया. कुछ मान लीजिए मेड्स वगैरह हैं, तो मुझे उनको पे करना ही करना है, बिकॉज वो वैसे उस तरीके से मेरा घर चल रहा है, तो मैं उसको हैम्पर नहीं होने देना चाहती हूँ, ठीक है. तो कुछ और बेसिक मेरे और खर्चे हो गए, ठीक है. फिर अगर मैं बोलती हूँ कि ये मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं. अब ये तो चाहे मेरी सैलरी आए चाहे मेरी सैलरी ना आए, ये मुझे करने ही करने हैं. करेक्ट है ना, इनके बिना आई कैन नॉट सर्वाइव, तो ये मुझे करना ही करना है. फिर क्या कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए मेरी सैलरी है 1 लाख, ठीक. अब 1 लाख में से मुझे रेंट पे करना है, मान लीजिए रेंट है मेरे घर का 30,000, जो कि आज के सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बहुत कम ही बता रही हूँ, ठीक है. तो 30,000 रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरा 2,000 आ ही जाता है. ग्रॉसरी भी मेरी महीने की मैं मान के चलूँ तो ग्रॉसरी में मतलब ग्रॉसरी इन द सेंस कि सिर्फ ये नहीं कि हमको जो आपका दूध पानी वानी सब कुछ खाना पीना सब कुछ इसमें आ जाता है, तो हमने बोला कि उसके लिए भी मुझे 10,000 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है. फिर और ऊपर के खर्चे मैं बोलती हूँ और 10,000 रुपये आप जोड़ लो, तो दिस इज माई फिक्स एक्सपेंस, ठीक है. तो 30, ये 40, 50, 52 की जगह भी मैं 55,000 ही मान के चलती हूँ. 1 लाख सैलरी है, उसमें से मेरा 55,000 तो चला गया, दैट मीन्स मैं उसके बिना आई कैन नॉट सर्वाइव, वो मुझे स्पेंड करना ही करना है. तो अब मेरे पास बचते हैं 45,000, करेक्ट. अब उसमें से मैं कुछ यू नो ऑल ऑफ अ सडन आपकी हेल्थ पे भी कुछ हो सकता है, यू नेवर नो. तो उसके लिए भी मैं मान के चलती हूँ कि 10,000 रुपये तो मुझे थोड़े बहुत अलग रखने ही पड़ेंगे, ठीक है. बचे कितने, 35,000. ये पर मंथ की बात कर रही हूँ मैं.
अब इसमें अगर वो मुझे बोलता है कि मेरे पेंट का, आपका जो पेंट का खर्चा आएगा वो 70,000 आएगा से सपोज, तो अब अगर उसने 70 बोला और मैंने भी मार्केट में सर्वे कर लिया कि हाँ अच्छे से अच्छा पेंट मिला के लेबर की कॉस्ट मिला के 70,000, तो वो ये नहीं है कि 70 एग्जैक्ट मतलब 70 पे ही सुई रुक जाएगी, वो 70 से कम भी हो सकता है और 70 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं इसमें कुछ 5,000 का मार्जिन तो मैं भी रख के चलूंगी कि ठीक है 75,000 तक जा सकता है, कोई आपके उनको जिससे पेंट करना है वो चीज़ें हो गई या वट एवर। तो आपका 70 to 75 में थोड़ा बहुत मार्जिन भी हो सकता है, 65 में हो जाए, लेकिन हो सकता है 75,000 में हो, तो मैं वो देखूंगी। अब अगर मेरा महीने में ये पैसे बच रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि मैंने पहले ही महीने काम करना चालू किया, जॉब करनी, और पहले ही महीने मैंने पेंट करा लिया, नहीं। तो कुछ मेरे पास सेविंग भी होगी, तो मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, अब अगर मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, अब इसमें और कोई इनफ्लो तो नहीं है, और यही सारे आउटफ्लोज थे जो मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, और कुछ सेविंग्स को मैं अगर इंक्लूड करूँ तो हम ये खर्चा बेयर कर सकते हैं, राइट। अब एक सिनेरियो ये हुआ, अगर एक और सिनेरियो लेके चलूँ कि उस महीने मान लीजिए कुछ रिलेटिव के यहाँ फंक्शन है तो उन्हें भी गिफ्ट्स वगैरह देने हैं, तो उसमें मेरा बजट मान लीजिए उस महीने हिल गया और मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इस डिसीजन को क्या करूँगी, डिले करूँगी, क्योंकि मेरी उतनी अर्जेंसी नहीं है। मैं बोलूँगी ठीक है 1-2 महीने में करा लेंगे, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फिनेंसेस के हिसाब से मैं एक डिसीजन पे पहुंच रही हूँ, जो हम जनरली अपनी लाइफ में करते ही करते हैं, चाहे वो अपने ट्रैवल प्लान्स को लेके हो, चाहे कोई वो असेट को परचेज करने से लेके हो। तो वही चीज़ हम एक कंपनी में भी करते हैं। कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन होते हैं, उनको उन प्रोजेक्ट्स को स्मूथली रन करने के लिए हमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब वो मेरे इक्विपमेंट्स की नीड मेरे टॉप लेवल से भी आ सकती है, मेरे लोअर लेवल से भी आ सकती है। तो मशीनरी परचेज करना, ये सब कहीं ना कहीं हर एक कंपनी में इस पे कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है, जो कि मेजर इम्पैक्ट करता है आपकी कंपनी के फाइनेंसेस में। प्लस हम ये ज़रूर देखते हैं कि मेरा आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो, अगर आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपको आउटपुट आपका प्रीवियस से ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर आप बिजनेस ही नया स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें तो ये है कि हाँ आप चाहोगे कि अच्छा सामान बन के आए, अच्छी क्वालिटी का है, सो दैट जो मेरे कंज्यूमर्स हैं उनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो ही सेल्स बढ़ेगी, राइट। और अगर मैं अपग्रेड कर रही हूँ तो जितना मेरी मशीनरी पहले प्रोड्यूस करती थी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करिए तो मुझे फ़ायदा है, क्योंकि हो सकता है मेरी डिमांड ज़्यादा आ रही है और मेरी मशीनरी की कैपेसिटी उतनी नहीं है प्रोड्यूस करने की, तो मैं उसको अपग्रेड करना चाह रही हूँ। रिप्लेस की भाई अब उसमें ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं, उसको सही कराने का खर्चा ही इतना पड़ रहा है, इससे बेटर है कि मैं नई ले लूँ, तो भी मैं ऑप्शंस को इवेलुएट करूँगी। So there are two types of expenditure generally made in a business. First is capital expenditure and another one is revenue expenditure. I need not to explain this thing कि capital क्या है, revenue क्या है, फिर भी एक बार क्विक रिविजन करते हैं। capital expenditure वो expenditures होते हैं जो एक heavy amount के होते हैं, यही प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। एक हैवी अमाउंट के होते हैं, वो एक असेट क्रिएशन के टूवर्ड्स आप स्पेंड करते हो। जैसे मैंने बोला मशीनरी को परचेज करना, आप घर परचेज कर रहे हो, आप कार परचेज कर रहे हो, ठीक है। और कंपनी की बात करूँ तो आप मशीनरी को इंस्टॉलेशन आपका ऑब्वियसली तभी तो वो काम करेगा, तो दैट इज दीज आर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैवी होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं, कि एक बार कर लिया तो फिर वो लॉन्ग टर्म चलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है कि मेरा रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, और से सपोज मुझे कुछ प्रीमियम्स वगैरह देनी है। दीज ऑल आर माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज दोज एक्सपेंडिचर विच कीप्स ऑन रीअकरिंग, ठीक है, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सो अब कैपिटल बजटिंग की बात करें तो कैपिटल बजटिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फिनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले, कि जो मैं कैपिटल अपनी खर्च करना चाहती हूँ उसको मैं कितने सही तरीके से स्पेंड कर पाती हूँ, करेक्ट डिसीजन लेके पूरा प्रॉपर बजट बना के कि मेरे इनफ्लोज इतने हैं, मेरा आउटफ्लो इतना है। तो मैं उस चीज़ों को एनालाइज करके जब एक डिसीजन मेकिंग पे पहुँचते हैं, और वो लॉन्ग टर्म होती है कि अगर मैंने आज ये मशीनरी इंस्टॉल करा दी है मेरी फैक्ट्री में, मेरे प्लांट में, तो डेफिनेटली मेरे 10
साल कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और हम इन पे काफ़ी अच्छा अमाउंट स्पेंड करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न हम दो मशीनरीज की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, मार्केट सर्वे करते हैं, चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। Now, importance of capital budgeting क्या है कि capital budgeting is very important for any business because it helps in big long term decisions about where and how to invest money. These decision involves a lot of money, are usually permanent and affect the company's फ्यूचर प्रॉफिट कैसे कि भाई अगर मेरा आउटपुट ही अच्छा नहीं आ रहा है तो आप बेचोगे क्या, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं आ रही है तो कस्टमर्स लेंगे ही क्या, करेक्ट। तो ये सारे डिसीजंस मेरी एक जो भी मैं असेट परचेज करने जा रही हूँ उस पर डिपेंड करते हैं, उसी से मेरी कंपनी की ग्रोथ भी मॉनिटर होती है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हेल्प्स इन एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन। मैंने बोला कि मेरी किस चीज़ की फैक्ट्री है, से सपोज मेरी फुटवेयर्स की फैक्ट्री है, ठीक है। अब फुटवेयर की फैक्ट्री है और मैं मान लीजिए मुंबई में है, ठीक है, बहुत बारिश हो रही है। अब मैं कुछ ऐसे स्लीपर्स बना रही हूँ जो कि आपके पानी में जो पानी है वो शूज़ के अंदर तक अब नहीं जाता है, सो दैट आप ट्रैवल कर रहे हो, यू आर सेफ कि आपके जूते गीले नहीं होंगे, प्लस आप एक हैजल फ्री मूव कर सकते हो कि बारिश हो रही तो आपको ये नहीं देखना है जूते गीले हो जाएंगे, कल क्या पहनना है, कब सूखेंगे, वट एवर सो एंड सो रीज़न। तो मेरी कंपनी उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। अब हुआ क्या, अब इस साल बहुत बारिश हो रही है तो मेरी कंपनी सोच रही है कि जो मेरी मशीनरी ऐसे जूतों को बना रही है वो डिमांड मेरे पास ज़्यादा आ रही है लेकिन शायद वो आउटडेटेड हो गई, तो उतना अच्छे तरीके से उतने आउटपुट जितना मैं चाहती हूँ उससे मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सीज़न ऐसा आ चुका है कि जहाँ पे बारिश मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा हो रही है, लोगों की इस चीज़ को लेकर डिमांड ज़्यादा बन रही है, पर लेकिन मेरा आउटपुट उतना नहीं हो रहा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक और प्लांट लगा लूँ, ठीक है, एक और मशीनरी इंस्टॉल कर दूं जिससे कि जब दो जगह से आउटपुट आएगा और ऑब्वियसली वो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मशीनरी होगा तो मैं अच्छे से मेरा सामान भी प्रोड्यूस हो पाएगा, प्लस मैं उसको बेच पाऊंगी एंड मेरा फ्यूचर प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बार इस सीजन में ले लिया तो वर्ड्स ऑफ माउथ ही बहुत होते हैं और दुनिया कोई छोटी नहीं, फिर मैं चाहती हूँ मैं उसको एक्सपोर्ट भी कर दूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हूँ। तो अगर मेरे माइंड में मुझे एक्सपेंशन करना है तो ऑब्वियसली जो कैपिटल बजटिंग है वो वहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। सो व्हेन अ बिजनेस एक्सपेक्ट्स मोर डिमांड, कैपिटल बजटिंग शोज वेदर द कंपनी शुड एक्सपैंड इट्स फैक्ट्री और प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट दैट डिमांड। कि हम देखेंगे कि अच्छा इससे सेल्स इतनी है, अगर मैं प्लांट जो मशीनरी परचेज करी मान लो वो 1,60,000 की है, ठीक है। अब 1,60,000 की तो मशीनरी है, इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस मान लीजिए 40,000 है, ठीक है, तो 2 लाख का तो सीधा सीधा ये खर्चा हो गया। अब 2 लाख का ये खर्चा है, उसमें ऑब्वियसली अगर मशीनरी ले रही हूँ मैं तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मुझे खरीदने हैं कि इतने के मेरे रॉ मटेरियल आ जाएंगे, इतनी मेरी उसको लाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी, तब जाके कहीं मेरी जो टोटल कॉस्ट मैं देखूंगी कि ये मेरा इतना पैसा मुझे चाहिए। मान लीजिए मेरे को 4 लाख रुपए लगेगा ही लगेगा एक नया प्लांट, एक नई मशीनरी सेटअप करने में और उससे आउटपुट जनरेट करने में। अब सबसे पहले मैं देखूंगी कि मैं 4 लाख आज इन्वेस्ट तो कर दूं, लेकिन ये 4 लाख मेरे कब जाके रिकवर होंगे मुझे वो देखना है, ठीक है, और कब जाके मैं एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचूंगी कि 4 लाख जो लगाए 4 लाख मेरे वसूल हो गए, अब जो आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीज़ें मैं कैपिटल बजटिंग के थ्रू एनालाइज करती हूँ, उसके बाद ही मैं डिसीजन मेकिंग पे पहुंच पाऊंगी। देन कम्स चूजिंग बेटर मशीनरीज और असेट। मार्केट में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की भी कोई कमी नहीं है और लोअर ग्रेड्स की भी कोई कमी नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की भी कोई कमी नहीं है। तो इफ अ कंपनी हैज ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन्स तो कैपिटल बजटिंग कंपेयर्स डिफरेंट ऑप्शंस फॉर रिप्लेसिंग देम। मैं ये देख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि एक और मशीनरी सेटअप करूँ, तो हो सकता है मैं ये भी देखूँ कि एक और मशीनरी ना लूँ, इसी मशीनरी को रिप्लेस कर दूं, क्योंकि जो नई वाली है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, तो जितना ये दोनों मुझे मिलके मतलब पुरानी से मान लो मैं 1,000 जूते बना पा रही हूँ, ठीक है, और नई वाली मुझे बोल रही है कि वो 2,500 बना लेगी, तो या तो मेरा एक ऑप्शन ये होगा कि डिमांड को एनालाइज करते हुए कि यार मुश्किल से 2,000 जूते से ज़्यादा की डिमांड नहीं है एग्जाम्पल,
या 2200 से ज़्यादा की डिमांड नहीं है, तो मैं इतना भी प्रोड्यूस करके मेरे पास माल बचा रहे वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि मैं इस मशीनरी को बेच दूँ, ठीक है, और मैं नई मशीनरी सेटअप कर रही हूँ जिसमें से मुझे 2500 का तो आउटपुट मिल ही रहा है। अब अगर मैं, जैसे मुझे पहले 4 लाख चाहिए थे, अब अगर मैं नई जो पुरानी मशीनरी है उसको बेच रही हूँ, तो मैं मान के चलूँगी कि वो भी मेरी कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में बिक जाएगी। अब मैं ये देखो, हम टेंटेटिव वैल्यूज़ लेते हैं बिकॉज हम टेंटेटिव वैल्यूज़ लेके ही खेलते हैं, उसके आसपास ही कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें आके टिक जाती हैं। तो मैं बोलती हूँ 1.5 से 2 लाख के बीच में वो बिक जाएगी। मैं मान के चलती हूँ कि मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए और 1,70,000 की मेरी मशीन बिक गई। तो अब मेरे को पहले 4 लाख चाहिए थे, अब अगर मशीनरी बिक गई है 1,70,000 की, तो मैंने बोला मुझे सिर्फ 2,30,000 ही चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ से अब मुझे जितनी कैपिटल पहले चाहिए थी, इसको बेचने के बाद अब मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 2,30,000 की रह गई है। आ रहा है समझ में? तो मैं ऐसे चीज़ों को देखूंगी कि रिप्लेस करूं, नई ले आऊं या क्या करूं। Then comes supports long-term planning. Capital budgeting helps people decide whether to buy new asset and what quality of assets to buy. This improves long-term planning and policy making of the company. कि अब मेरी जो मशीनरी है, मान लो वो सबसे अच्छी जो मशीनरी है वो इम्पोर्ट होके आती है, वो जापान से इम्पोर्ट होके आती है, कुछ चाइना से भी आ रही हैं, तो मैं देखूंगी कि यार दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, पैसे का आउटपुट में क्या फ़र्क है और कितना क्या कोई वारंटी कौन सी क्या दे रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एनालाइज करके ही एक डिसीजन पे पहुंचती हूँ। देन एस्टिमेट्स टोटल मनी नीडेड. इट हेल्प्स कैलकुलेट हाउ मच टोटल मनी विल बी नीडेड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड हाउ इट विल बी स्पेंट ईच ईयर. दिस हेल्प्स कंपनी अरेंज द फंड्स इन टाइम. कि मैंने बोला ना कि मुझे इस सीज़न को निकालने के लिए नई मशीनरी के साथ 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अब 4 लाख में से मैं रिप्लेस कर रही हूँ, तो 2,30,000 ही चाहिए मुझे, सब कुछ मिला के, रॉ मटेरियल वगैरह। और अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं मशीनरी को बेचती नहीं हूँ, मैं नई मशीनरी ले आती हूँ, तो मुझे पूरे पूरे 4 लाख रुपए चाहिए और आउटपुट पे मैं ऑब्वियसली डिमांड के हिसाब से डिसीजन लूँगी। तो आप उस, ये हमें कैपिटल बजटिंग से हम टोटल मनी मुझे एक सीजन में अच्छे से बिजनेस करने के लिए कितनी चाहिए होगी, आप उसका भी कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर लेते हैं. Then comes help plan capital structure. Capital budgeting helps in planning how the business is funded, like how much money will come from loans, shares or internal sources. This affects the profitability of the project. कि अगर मैं लोन लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे को इतना पैसा आएगा इतने इंटरेस्ट के साथ. अगर मैं मान लीजिए एक हमने बोला कि लोन लिया, अब मैंने बोला मैंने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो उससे मुझे कितना पैसा आ रहा है, कितना मैं डेट लेना चाहती हूँ, कितना मैं इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में लेना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं दोनों, मान लीजिए 2 सिनेरियोज को कंपेयर कर रही हूँ और एक कुछ मैं बैंक लोन से ले रही हूँ, तो मैं 3 ऑप्शंस को देखूंगी कि बैंक लोन, इक्विटी और डेट, इन तीनों को कंपेयर करके कि मुझे सबसे कम इंटरेस्ट और पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं वो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी. Helps in cash budgeting. Since capital budgeting shows when and how much money will come in and go out, it helps the company to make cash flow forecast and budget. क्योंकि मैं प्लानिंग पूरी ही पहले करके चलती हूँ कि इस तरीके से मैं पैसा रेज करूँगी, ये रिक्वायरमेंट मेरी होंगी, तो अब मुझे मैं साल का फ्यूचर प्रॉफिट में पहले ही कहीं ना कहीं एस्टिमेट करने में मुझे मदद मिल जाती है. Helps plan for depreciation and replacement. बोलता है it helps in making a good policy for how long to use the asset, when to depreciate them and when to replace them. कि मेरी देखो हर साल जैसे हम बोलते हैं ना, गाड़ी जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, राइट है. तो मैं ये भी देखूंगी कि अगर मैं मशीनरी ले रही हूँ तो इसकी वैल्यू किस तरीके से डेप्रिशिएट हो रही है. क्या मैं मशीनरी को 5 साल यूज़ करके जब बेचूंगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, और मैं कैलकुलेट करूंगी कि हाँ उस वो जो पैसे मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू मैं मान रही हूँ कि इतना मुझे मिल जाएगा, तो मैं देखूंगी मेरा एसेट कितना डेप्रिशिएट हो रहा है. या हो सकता है कोई पुरानी मशीनरी बेच रहा हो, तो मैं उससे कंपेयर करूंगी कि भाई अगर मैं नई लेके 5 साल यूज़ करती हूँ बेचती हूँ तो मुझे इतना मिलेगा, और अगर मैं पुरानी ले लूँ, आउटपुट मान लीजिए दोनों से सेम आ रहा है, तो हो सकता है वो 5 साल की जगह 3 साल चल जाए, लेकिन मुझे आज कम में भी मिल रही है, आउटपुट भी वही दे रही है, तो मैं वो डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प करेगा. सपोर्ट्स डिविडेंड प्लानिंग. कंपनी को बताता है कि भाई आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स इतने होने वाले हैं, तो कंपनी इन टाइम रहते हुए चीज़ों को
एनालाइज करते हुए डिसीजन ले पाती कि मुझे किस साल डिविडेंड देना है, किस साल मुझे डिविडेंड नहीं देना है. हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट, इट हेल्प फाइंड वे टू रिड्यूस एक्सपेंसेस बाय मॉडर्नाइजिंग. जैसे जैसे मैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती जाऊंगी उतनी ही मेरी ओवरऑल प्रोडक्ट की जो फाइनल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होती जाएगी. हेल्प डिसाइड वेदर टू रिप्लेस पीपल विद मशीन. जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गया है कि पीपल हैव सम फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स. करेक्ट है कि मुझे मेरे मैनुअली मुझे काम कराना है या फिर मुझे कुछ एआई की मदद लेके मैनुअल लोगों को, मतलब ऑब्वियसली पीपल को रिप्लेस करके मशीन से काम लेना है. ठीक है ना, बिकॉज आजकल का टाइम ऐसा आ चुका है जब आपको धीरे धीरे मैनुअल वर्क जो है, फिजिकल वर्क कम होके, पहले भी कम हो चुका था, हम ऑलरेडी हम ऑटोमेटेड चीज़ों में जा चुके थे, लेकिन अब तो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है कि आप देखो कि अमेजोन्स वगैरह की जो प्लांट्स वगैरह है, इसमें आपके पहले होता था कि मशीन से सामान निकल रहा है एंड ह्यूमंस आर देयर टू पैक द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन अब क्या मशीन आता है, फिर वहीं से मशीन से ऐसे उठाते हैं और मशीन से ही पैक होके अपने आप सामने चला जाता है. तो जो बीच में लोग थे जो पैकिंग में मदद करते थे, वो उनकी ऑब्वियसली दे आर गोइंग जॉबलेस बिकॉज वो सारा काम मशीन्स कर रही हैं. तो आपको भी डिसीजन लेना है कि मुझे लेबर को हायर करके ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर मैं कुछ ऐसा ऑटोमेटेड चीज़ कर लूँ वो कि मेरी कॉस्ट बचाएगा, छुट्टी नहीं लेगा, ठीक है, सही तरीके से पैक करेगा, ज़्यादा कितना भी काम करा सकती हूँ. तो वो सब चीज़ों को डिसीजन लेना है कि मुझे ऑटोमेटेड करना है सब चीज़ें या फिर आज भी मुझे ह्यूमन की मदद लेनी है. तो कैपिटल बजटिंग आपके एक कंपनी के फिनेंस के डिसीजन को बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस आप आगे का डिसीजन लेते हो एंड तभी आपका ओवरऑल कंपनी स्मूथली रन कर पाती है. लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है जिसको हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस बोलते हैं. क्या कि अ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंसर्न, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, complexities and diversities. Following steps are necessary for comprehensive capital budgeting process. सबसे पहले प्रोजेक्ट जनरेशन, मतलब यहाँ पे आपकी नीड अराइज होती है कंपनी में कि हमें अब पैकिंग की बात करते हैं कि हमें एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है जो हमारे सामान को पैक कर पाए. ठीक है, इतने आप मान लीजिए कुछ फ्रेजाइल चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसकी पैकिंग आप चाहते हो कि इतने सही तरीके से हो कि कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंचे तो वो इंटैक्ट पहुंचे. उसके आपने देखा कि मार्केट में मशीनरी आई है जो कि इन फ्रेजाइल चीज़ों को बहुत अच्छे से पैक करती है. तो मेरे पास मेरी कंपनी से मुझे डिमांड आई कि हमें ये मशीन परचेज करनी है. अब क्या होगा, इस ऑब्वियसली ये एक प्रोजेक्ट है, करेक्ट, आपने पैकेजिंग मशीनरी इंस्टॉल करनी है. अब उसकी आपकी नीड अराइज हुई. अब यहाँ पे आप उसकी जो नीड है, मतलब कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, उसको क्या करोगे, बेसिकली एनालाइज करोगे कि वो एक्चुअली में आपकी कंपनी में रिक्वायर्ड है या नहीं है. ठीक है, अगर है तो उससे कितना, देखो हर चीज़ आप डिसीजन मेकिंग से फ़ायदा या नुकसान में उस चीज़ को तोलते हो कि अगर रिक्वायरमेंट है तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर वो आज की डेट में हमारी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो कितना नुकसान है. तो आप इवैल्यूएट करते हो. फिर आप उसके बाहर जाके मार्केट में उसके ऑप्शंस देखते हो. अब मैं बोल सकती हूँ पहले आपने नीड को एनालाइज करते हो, फिर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हो, और जब मेरे एक बार ऑप्शंस इवैल्यूएट हो जाते हैं उसके बाद मैं देखती हूँ कि ठीक है मेरे पास फाइनली 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक, मतलब मैं देखूँगी किससे ज़्यादा मुझे आउटपुट मिल रहा है और कब, मतलब कितनी जल्दी मैं किस चीज़ से अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पा रही हूँ, कौन मेरी डिमांड को अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है. उसके बाद मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ. देन हम उसको एग्जीक्यूशन में, मतलब हम उसको फाइनली अपनी कंपनी में लाके उसको यूज़ करने लगते हैं. ऑब्वियसली वी कीप ऑन चेकिंग कि भाई हाँ आउटपुट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना अभी तक कितना आउटपुट जनरेट हो गया है, इससे हमारी सेल्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है एंड सो ऑन. So first is project generation. First, the company figures out what big expense called capital expenditure might be needed in future. Ideas for new project can come up from anyone, like from top managers or junior level staff. To find good ideas, management regularly reviews profit, cost, work methods and product performance. कि आपकी जैसे रिव्यू टीम है तो वो आपकी कंपनी के
वर्किंग को रिव्यू करती रहती है, प्लस वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग करती है कि अच्छा ये काम और बेटर तरीके से विद लेसर कॉस्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। कि मेरा सप्लायर है, सपोज मुझे एक प्रोडक्ट, मान लीजिए मेडिसिन बन रही है, ठीक है, उसके लिए जो केमिकल है वो जिस कंपनी से हम ऑलरेडी वो केमिकल परचेज कर रहे हैं, अब वो उसको लगता है कि वो मार्केट में सोल उस मतलब सोल प्लेयर है, तो ऑब्वियसली वो हमें जो केमिकल है वो भी टाइम फ्रेम ज़्यादा ले रहा है और कॉस्ट भी ज़्यादा ले रहा है। लेकिन अब हमें लगा कि मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है, करेक्ट। अब हम चाहेंगे कि उसके कॉम्पिटिटर को भी इवेलुएट कर लिया जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है जो चल रहा है मशीन कंपनी में वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे अगर वो हैम्पर होगा, आउटपुट हैम्पर होगा, तो आगे हमारे जो डेडलाइंस वगैरह हैं मार्केट में वो हैम्पर हो जाएंगी। तो प्रोसेस भी हमारा स्मूथली रन होता रहे, प्लस हम नया ऑप्शन भी इवेलुएट कर लें। तो ये सब रिसर्चेस वगैरह करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन कम्स प्रोजेक्ट इवेलुएशन। दिस स्टेप इज अबाउट चेकिंग इफ द प्रोजेक्ट इज वर्थ डूइंग। जैसे मैंने बोला मशीनरी बोला उन्होंने हमें कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट, अब हम बोलेंगे क्या तुम्हें सच में रिक्वायरमेंट है इसकी, वो इवेलुएट करेंगे। एस्टिमेटिंग हाउ मच द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट एंड हाउ मच मनी इट विल मेक। choosing a method to judge if the project is good, like अगर like NPV और IRR हम देखेंगे कि उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या आ रही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, तो हम इन चीज़ों के बेसिस पे उसको जज करेंगे। यूजिंग फिनेंशियल टेक्निक्स टू कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। Then project selection. Now the company picks the best project based on its goal and available fund, and finance manager or a special committee does the screening. Select projects are ranked by priority to avoid delays or overspending, and final approval is given by the top management कि हमने select करके मशीनरी के वेंडर्स दे दिए कि यहाँ से खरीद सकते हो। ये मेथड से हमने कॉस्ट को इवेलुएट करा है कि हमारी कंपनी का इतना इनफ्लो है, इतना आउटफ्लो है, कब पैसा रिकवर होगा और कब प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट होगा। दो मशीनरीज हैं, दोनों के हमने डिफरेंट मेथड से आपको करके बता दिया। अब टॉप मैनेजमेंट इसको रिव्यू करता है एंड अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। देन वो एग्जीक्यूट होता है कि वंस अप्रूव मनी इज ऑफिशियली असाइन टू ईच प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूशन टीम मेक श्योर द मनी इज प्रॉपर्ली यूज एंड रेगुलर रिपोर्ट्स आर मेड टू ट्रैक द प्रोसेस। देन फॉलो अप कि एक बार प्रोजेक्ट हो गया तो कंपनी चेक्स दैट हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग। जो हमने डिसीजन मेकिंग में एनालाइज करी थी चीज़ें, ठीक है, जिनके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया है, क्या चीज़ें वैसे ही हो रही हैं या नहीं, तो उसके लिए कंटिन्यूस फॉलोअप्स होते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद व्हाट वाज प्लान्ड। दिस हेल्प्स इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग एंड कीप्स डिपार्टमेंट अकाउंटेबल। अब इसके बाद आता है स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो ब्रॉडली स्पीकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दे इंक्लूड द फॉलोइंग कि आपके जो बजटिंग के डिसीजंस होते हैं वो उनका स्कोप क्या है, ठीक है। तो हमने बोला वो हमारे एक्सपेंशन डिसीजंस हो, जैसे हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी ना, वही चीज़ आप मान लीजिए कि हमारा स्कोप को डिफाइन करती है कि इसका क्या स्कोप है। मतलब कैपिटल बजटिंग हम अपने कंपनी में यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को खरीदने के लिए या नई मशीनरी को एक्सपेंड, कैपिटल बेसिकली कैपिटल असेट को परचेज करने के लिए, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो हमने बोला वो हमें एक्सपेंशन में हेल्प कर सकती है, वो हमें रिप्लेसमेंट डिसीजंस में हेल्प करती है, हमें ख़रीदना है, लीज पे लेना है, उसमें डिसीजंस में हेल्प करती है, कौन से टेक्नोलॉजी को अभी हमें अपनी कंपनी में लेके आना चाहिए वो करने में मदद करती है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस इम्प्रूव कैसे होगा वो बताती है। तो दैट इज़ अ स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग। प्रैक्टिकल चीज़ें सोचोगे ना कि आप कोई नई चीज़ खरीद के आ रहे हो, खरीद के लेके आना चाहते हो, तो आप यही सारी चीज़ों में दिमाग लगाओगे कि वो मेरे को, अगर मेरा बिजनेस है तो वो मुझे बिजनेस में कितना एक्सपेंडिचर उसको इन्हांस करने में कैसे फ़ायदा करेगी, खरीदनी चाहिए या रिप्लेस करना ही चाहिए, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी मुझे अपग्रेड करनी चाहिए या उस पर ही काम करना चाहिए। तो यही सारे डिसीजंस हमें कैपिटल बजटिंग के होते हैं। So the first is expansion decision. Decisions on the matter such as acquisition of new machinery of building, addition of building and machinery etc. are taken on the basis of cost of कि भाई देखो मैं चाहूँ तो दुनिया खरीद लूँ, पर क्या वो हो सकता है? द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। एक तो दुनिया का कोई अंत नहीं है, प्लस उस पे थोड़ा भी कुछ करने के लिए मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो अगर पैसा है तो सब कुछ है, करेक्ट। तो सबसे पहला तो मुद्दा ये आ जाएगा कि आपके पास है कितना पैसा जो आप इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो।
तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है, आप उससे एक्सपेक्ट कितना करते हो प्रॉफिट, और वो आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है, वो आप डिसीजन मेकिंग उसकी करते हो. देन रिप्लेसमेंट डिसीजन की कंपनी मे हैव टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग और ओल्ड और ऑब्सोलीट मशीन बाय अ न्यू latest model machinery. Thus the use of new machinery may bring down operating cost and increase the volume of output. की per head cost जो है प्रोडक्ट की वो कम हो सकती है और आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो रिप्लेस करने में ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. Decision on such matters are taken on the basis of saving on account of decrease in operating cost and profit from additional volume produced by new plant. देन कम्स बाय और लीज डिसीजन की मुझे खरीद लेनी चाहिए. ठीक है. टू मेक अ डिसीजन और एक्वायरिंग अ फिक्स एसेट बाय परचेसिंग इट फ्रॉम द मार्केट और बाय अरेंजिंग इट ऑन लीज बेसिस, कि मुझे 10 साल की लीज पे ले लेनी चाहिए. खरीद रही हूँ तो भी मैं सोचूं कि मैं इसको 7-8 साल से ज़्यादा नहीं ये यूज़ हो पाएगी जितना मेरा इसमें जितना यूसेज है. और लीज पे ले रही हूँ तो 10 साल की लीज मिल रही है, शायद सस्ती मिल रही है, आउटपुट उतना ही हो रहा है, उसके एक्सपेंसेस मुझे इंस्टॉलेशन या उसमें रिपेयर वगैरह मुझे बेयर नहीं करना है, तो मैं सोचूंगी कि लीज पे लेना ज़्यादा बेहतर है. करेक्ट. So such decisions are taken by comparing the cost of fund required for the purchase of asset with the amount payable on lease. Then comes choice of equipment. So the management may have to select the best machine out of available several alternatives machineries. Decision on such matters are taken by comparing the cost of different asset with their respective profitability. कौन सा मतलब जो मशीनरी है मुझे परचेज है, मैंने बोला एक जापान की टेक्नोलॉजी, एक चाइना की टेक्नोलॉजी है. अब मुझे डिपेंड करता है मेरे पास फंड कितना है, प्लस वो फंड से मुझे कितना, कौन सी मशीनरी में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कब तक हो रहा है. ठीक है. नंबर ऑफ ईयर्स भी मैं काउंट करूंगी, तब जाके मैं कोई डिसीजन पे पहुंचूंगी. Product of process improvement. This concerns with decision on matters related to cost reduction or improvement in the quality of product by change in the production process. क्या मेरे को रिप्लेस करने से जो मशीनरी मैं लेके आ रही हूँ उससे मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है? अगर हाँ तो डेफिनेटली माई कस्टमर्स गोइंग टू लव इट, बिकॉज जब पहले ही मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा खासा चल जाता था, तो अब अगर मैं और इसकी क्वालिटी इन्हांस कर दूंगी तो डेफिनेटली मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अच्छा लगेगा, प्लस उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो क्या वो कॉस्ट बियर करने के लिए आज मेरा कस्टमर रेडी है? ठीक है. तो मैं ये सब चीज़ों को भी एनालाइज करूंगी. डिसीजन ऑन सच मैटर इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ चेंज एंड पॉसिबल एडिशनल इनकम और सेविंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज. तो ये मेरा स्कोप है कैपिटल बजटिंग का, कि कैपिटल बजटिंग मुझे कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, वो मेरा स्कोप होता है. Then comes cost and benefits of project capital budgeting decision. For a capital budgeting decision, it is required to identify the cost and benefit involved in a project. These costs and benefit are termed as cash flows, both inflow and outflow. We justify such cash flows in terms of cost and benefits as follows. कि भाई हम कैपिटल बजटिंग, हमारा कॉस्ट कितनी लग रही है और उससे हमें बेनिफिट क्या रहा है, हम सिंपल यही देखते हैं. तो बोलता है इसी को ही हमने टर्मिनोलॉजीज दे दी हैं कि कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. करेक्ट. कैश आउटफ्लो क्या हुआ? अब देखो मैंने बोला मैं मशीनरी मेरे पास है नहीं, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो तुम देख लो कि तुमको प्रीमाइसेस अगर तुम रेंट पे ले रहे हो तो 50,000 तुम्हें वो देना है, प्लस जो तुम मशीनरी प्लांट इंस्टॉल करोगे वो कहीं ना कहीं तुम्हारा 1.5 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है. तो 2 लाख अगर तुम्हारी जेब में है, ठीक है, प्लस रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो हमने बोला मिला के 50,000 का रॉ मटेरियल आ गया. 50,000 हमें उसको रॉ मटेरियल हम लेके आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, कुछ लेबर भी लगेगी, वो सब मिला के और 50,000 लग जाएंगे. तो हमने बोला 3 लाख अगर तुम्हारे पास जेब में है तो तुम बिजनेस का सोचना, नहीं तो नहीं. अब 3 लाख तो पहले मेरी जेब से जाएगा. ठीक है. तो जाएगा मतलब क्या है? ये कैश आउटफ्लो. ठीक. सबसे पहले कैश आउटफ्लो का मेरी जेब से जाएगा यूज होगा तो ही पैसा आएगा. सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल आउटले को हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं. अब कैश इनफ्लोज क्या है कि भाई ठीक है मेरा आउटफ्लो हो गया, अब मेरे को सबसे पहले मान के चलती हूँ कि कैश इनफ्लोज मतलब मान लो मेरे को धीरे धीरे पैसा आना चालू हुआ. ठीक है. तो मेरी सेल्स हो सकती हैं. करेक्ट. ऑब्वियसली काम करी हूँ तो सेल होगी ना,
तो मैंने बोला फिर धीरे धीरे जब पैसा आएगा, सेल कैसी है कि मान लो किसी सीजन कुछ ऐसे पैसा आ रहा है कि एक महीने में मान लो मेरे को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, फिर किसी महीने 4,000 हो रही है, फिर किसी महीने 8,000 है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके कैश इनफ्लो होता है, जिसको हम नेट एनुअल कैश इनफ्लो या टर्मिनल कैश इनफ्लोज भी बोलते हैं। हम इसको टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। अब देखते हैं, आउटले मतलब आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये मेरा आउटफ्लो है, ठीक है। तो when a new project is launched, there are so many expenditures are made to acquire that. Hence, all the expenditure incurred in zero time period. मतलब initial आज के आज ही करने हैं तो ही तुम business रन कर सकते हो, नहीं तो नहीं। On ठीक है, initial stage on a fixed assets are called initial investment. It includes the cost of project, cost of the asset, opportunity cost of the asset, additional working capital involved. Salvage value or any scrap or waste will be subtracted from the value said above. क्यों? जैसे अगर मैंने बोला था ये तब जब मैं कोई चीज़ को रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है ना, कि मेरी मशीनरी नहीं सब कुछ मिला के मुझे 4 लाख चाहिए था, पर मेरी जो पुरानी मशीनरी है वो 1,70,000 की जा रही है, तो 2,30 ही अब मुझे रिक्वायर्ड है। तो बोला कि ये हम सैल्वेज वैल्यू, इसको हम सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, और ये मेरी आउटफ्लो से माइनस होती है। सो वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज फॉलो। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज प्राइस, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड, हमारे खर्चे ऐड करते जाएंगे, इंस्टॉल कराने के पैसे, इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्ट के पैसे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब क्या कि जैसे मेरा रॉ मटेरियल हो गया, मुझे वो लेके आना है, ठीक है, और हो सकता है पैसे मुझे कुछ चाहिए, जब बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो पब्लिक को अवेयर भी करूँगी, ठीक है, तो उस अवेयरनेस में भी कहीं ना कहीं पैसे जाएंगे, तो वो मेरे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। फिर सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्क्रैप और वेस्टेज, जो भी अगर हुई तो, इफ़ एनी, ये ज़रूरी नहीं है हर बार हो, ये तब होगा जनरली जब आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप नया कर रहे हो तो सैल्वेज वैल्यू उसके अंदर नहीं होगी। अब इसमें से मैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या कि भाई अब जैसे मैंने बोला कि मैं रिप्लेस, ये भी तब होगा जब रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला रिप्लेस हुआ तो हुआ क्या कि यहाँ पे मेरी मशीनरी थी जो कि बिक गई, तो उससे 1,70,000 आया। उस मशीनरी में मैं कुछ रॉ मटेरियल तो उसके लिए भी खरीद के लाई थी ना, ठीक है, उसके लिए खरीद के लाई थी, वो रॉ मटेरियल अभी मेरे पास है, और क्योंकि हम सेम ही चीज़ करने वाले हैं तो वही रॉ मटेरियल मेरा यूज़ होने वाला है। तो जब मैंने बोला इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे मैंने बोला तुम्हें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब अगर तुम रिप्लेस कर रहे हो तो उस मशीनरी का भी जो रॉ मटेरियल है वो तुम्हारे पास अभी बचा है, तो मतलब तुम्हें यहाँ कम खरीदना पड़ेगा, है ना। तो वो तुम क्या कर दोगे, इस पैसे में से डिक्रीज की, ठीक है, मेरे पास अभी 20,000 का रॉ मटेरियल तो रखा ही रखा है, तो 2,30,000 जब तुम्हें चाहिए था उससे तुम 20,000 और कम कर दो, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल जहाँ तुम्हें 50 का चाहिए था अब 20 का रखा है, तो तुम सिर्फ 30 का ही खरीदोगे। समझ आ गया। तो वो हो गया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब आपके खर्चे में क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल अभी पड़ी है तो उतना खर्चा और कम हो जाएगा। नाउ नेट एनुअल कैश इनफ्लोज, क्या कि अब ये तो मेरा खर्चा ही खर्चा था, अब मेरे पास आना कैसे पैसा चालू होगा। एन इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ गेटिंग सेटिस्फाइड रिटर्न, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैश इनफ्लो. So when cash inflow from a project regularly with the same amount throughout the life of the project, when cash मतलब आने लगता है आपके पास एक regular interval में, कहीं ना कहीं सेम भी हो सकता है और अनइवन भी हो सकता है, it is called net annual cash inflow. This is the net income of the firm before charging depreciation and after tax. मतलब आपने depreciation, सो आप इसको बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स, ठीक है, तब आप देखते हो कि आपका नेट कैश इनफ्लो क्या है। जैसे मैंने बोला सेल्स मेरी नेट एनुअल सेल्स इतनी है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद डेप्रिसिएशन, जो मेरे उसको खर्चे चलाने के लिए हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब आ गया मेरा इनकम बिफोर टैक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसमें से टैक्स माइनस नहीं, क्योंकि मैं अगर कमा रही हूँ तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट मुझसे उस पर कुछ परसेंटेज टैक्स चार्ज करेगी ही करेगी। तो वो पैसा अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी इनकम में इंक्लूड कर रही हूँ तो वो मेरे लिए फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी जेब में जाने ही नहीं वाला। जो मेरी जेब, मान लो मेरी जेब में 100 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करके मान लो मेरे पास 100 रुपये बच रहा है, और अभी अगर मैंने इसमें से टैक्स नहीं हटाया तो मेरे लिए गलत है ना, मेरी बुक्स गलत शो करेंगी। एक्चुअली मैं इतना नहीं कमा रही हूँ, हो सकता है मैं इस पे 10 रुपये का टैक्स दूंगी तो मैं 90 रुपये मेरी जेब में जाएगा, जहाँ मैं 100 बोल रही हूँ।
तो उसलिए बोलता है कि जो भी इनकम आई है उसमें से आप इनकम टैक्स माइनस करोगे, उसके बाद आपकी नेट इनकम आती है। और फिर हमने यहाँ पे बोला कि इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, बिकॉज आप देखो डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, करेक्ट है ना, कि उससे हम वो बुक्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन ना मेरा अभी आज के डेट में उसमें पैसा जा रहा है और ना आ रहा है, ठीक है, तो उसको माइनस करना सही नहीं होगा। तो जब मेरा नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाती है ना, हम प्रॉफिट जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको ऐड बैक कर लेते हैं, क्योंकि उससे मेरे कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो नेट इनकम तो हम यही मानेंगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करके मेरा इनफ्लो आ जाता है, नेट कैश इनफ्लोज, करेक्ट। सो नेट कैश इनफ्लो में ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एज, ये दो तरीके इन्होंने बोला कि आप ऐसे कर सकते हो कि एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस प्लस एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस यहाँ, ठीक है, प्लस एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट जो आप बेयर कर रहे हो वो माइनस करोगे, टोटल कॉस्ट में से इनकम टैक्स माइनस कर दो, नेट इनकम टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन आप ऐड कर देंगे, राइट। फिर आता है एक टर्मिनोलॉजी, टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब टर्मिनल कैश इनफ्लो क्या है, बोलता है टर्मिनल कैश इनफ्लो इज द फाइनल अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस रिसीव्स एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। कि मान लो मेरा जो प्रोजेक्ट था उसकी लाइफ थी 10 साल, ठीक। अब बोलता है लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ में मुझे क्या जो पैसा मिल रहा है ना, वही मेरा फाइनल अमाउंट ऑफ मनी है। जैसे इट यूजुअली इंक्लूड लास्ट ईयर कैश इनफ्लो, जो भी आपकी सैल्वेज वैल्यू की ये मशीनरी को बेच के जो पैसा मुझे मिला है, ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल रिकवरी अगर है तो, और एनी अदर लेफ्ट ओवर वैल्यू फ्रॉम दी प्रोजेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या बोला, लास्ट ईयर कैश इनफ्लोज प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड, तो वो बोला इन्होंने टर्मिनल कैश इनफ्लो। लेकिन एक बार हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बोलता है कंपनी का एक प्रोजेक्ट था जो कि 5 साल का था, ठीक है, लास्ट ईयर कंपनी को 5th ईयर में इनफ्लो आ रहा है 30,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी आ रही है 10,000 रुपये, और वर्किंग कैपिटल जो रिकवर हो गई, रिकवर इन द सेंस कि आपने मान लो कुछ चीज़ें उधार में करी थी, वो आपको पैसा रिकवर हो गया, ठीक है, तो वो आपके लिए तो गेन ही हो गया ना, कि आपको रिकवर हो गया आपका पैसा। तो बोलता है इन सब चीज़ों को जब मैं ऐड कर लेती हूँ तो आखिरी में जब मेरे पास जो पैसा बचता है वही मेरा टर्मिनल कैश इनफ्लो होता है। देखो टर्मिनल से मैं एक और बोल सकती हूँ कि टर्मिनेट, ठीक है, आपको समझाने के लिए एग्जाम में लिखना मत, ठीक है। टर्मिनेट जब मतलब मेरा प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वहां पे मैं बोलती हूँ कि मेरी जो मशीनरी थी उसको बेच के मेरे को कुछ पैसा आया, ठीक है, तो वो मेरा जो पहले सबसे पहले इनफ्लो जो उस साल का इनफ्लो हुआ पैसे का, ठीक है, वो हमने वो लिखा उसमें हमने, ठीक है, हमारी मशीनरी की जो एसेट था हमारा, हमने उसको वो बेचा, उससे कुछ पैसा रिकवर हुआ। और अगर मेरी वर्किंग कैपिटल रिकवर हो गई कि भाई मेरे डेटर्स से मुझे पैसा वापस मिल गया है, तो मैं वो ऐड ऑन कर लूँगी। उसमें से जब मैं टैक्स माइनस कर देती हूँ तो मेरा आखिरी का जो पैसा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनल कैश इनफ्लो, करेक्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इस पर्टिकुलर क्लास में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी, हमने स्कोप पढ़ा, हमने प्रोजेक्ट की स्टेजेस पढ़ी हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में प्रोजेक्ट को हम फाइनल प्रोसेस तक लेके आते हैं। फिर हमने देखा कि नेट आपका कैश आउटफ्लो किसको हम बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले या आउटफ्लो। फिर उसके बाद हमने एनुअल कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश इनफ्लो के बारे में बात करी है, राइट। सो आई होप सी दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आप खुद सोचोगे ना कि हाँ मुझे ही डिसीजन लेना है, तो आपका दिमाग और ज़्यादा काम करेगा, अच्छा ये ऑप्शन लूँ या ये ऑप्शन लूँ, इस तरीके से इतना पैसा बच रहा है, उस तरीके से उतना पैसा बच रहा है, और आउटपुट पे भी हैम्पर नहीं हो रहा है या आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको चीज़ें सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं, एंड मूविंग फर्दर हम एक एक मेथड को समझेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू हैव रियली एंजॉयड द क्लास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।